अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। दूसरी बार अमेरिका का सदर मुंतखब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अपना पहला खिताब किया। इससे पहले 2017 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अपना पहला खिताब किया था। इस अरसे के दौरान दुनिया के हालात बहुत बदल चुके हैं। पहले की निस्बत इस वक्त दुनिया को ज्यादा गंभीर मसाइल का सामना है। फलस्तीन में इस वक्त एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। ऐसे में किसी भी अमरीकी सदर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में किए जाने वाले खिताब की अहमियत मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि अमरीकी सदर का खिताब महज एक खिताब नहीं बल्कि एक पॉलिसी गाइडलाइन होती है जो ये इशारा देती है कि आने वाले दिनों में दुनिया किस तरफ जाएगी या आलमी मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे। अपने खिताब में अमरीकी सदर ने तमाम उन मौजूआत पर बात की जो कि मौजूदा हालात में अहमियत के हामिल हैं। अपने इस खिताब में सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से क़याम अमन के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर सवाल उठाया। सदर ट्रंप का कहना था कि पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाई हैं। ये जंगें उन ममालिक के सरबराहान से बात करके रुकवाई। ये जंगें रुकवाने में अक़वाम मुत्तहिदा का साथ शामिल नहीं था। उनका मजीद कहना था कि सोचता हूं अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था। जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहां थी। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी इस्तेदाद कार के मुताबिक काम नहीं कर रही। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जब भी फलस्तीन में अमन क़याम के लिए जंग रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने कोशिश की तो अमरीका ने उसकी हमेशा मुखालफत ही की है। एक तरफ अमन की फाख्ता जैसा चेहरा, जबकि असल में इजरायली जारियत को रोकने की अक़वाम मुत्तहिदा की किसी भी कोशिश में सबसे बड़ी रुकावट खुद अमेरिका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इजरायली जारियत को रुकवाने के लिए पेश की गई करारदादों को अमेरिका ने मुतअद्दिद बार वीटो करके ये साबित किया है कि अमेरिका कहता कुछ है और करता कुछ है। ऐसी ही सूरत हाल हमने इजराइल ईरान तनाज़े में भी देखी, जब अमेरिकी सदर ने सीज फायर का ऐलान करके ईरान की जौहरी तंसीबात को B-2 बॉम्बर तैयारों से निशाना बनाया। इस हमले के बाद भी अमेरिकी सदर ने एक बार फिर अमन का राग अलापते हुए खुद को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का मुतालबा कर दिया, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। क्योंकि अगर वाकई अमरीकी सदर अमन के दाई होते तो रूस और चीन से अपने तनाज़ात का खात्मा करते, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर में भी चीन और रूस को निशाना बनाते हुए नजर आए। अमरीका और रूस की सर्द जंग के बायस दुनिया के कई मुमालिक कई दिहाइयों से मैदान जंग बने रहे और अब अमरीका की चीन के साथ सर्द जंग के बायस दुनिया को एक और मार्के का सामना है। अमरीकी सदर की जानिब से बग्राम एयरबेस की वापसी के मुतालबे और इसके पीछे मकासद से ये बात मजीद अयां हो जाती है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बगल में छुरी और मुंह में राम राम के मुस्ताक दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, तो यही कुछ इश्यूज है, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया फॉर्मर एम्बेसडर है नगमाना हाशमी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपका मैम, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सीनियर दिफाई तजियाकार हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम ऑल्सो। मैं नगमाना हाशमी साहिबा अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, बहुत कुछ कहा गया कल जो सदर ट्रंप की स्पीच है उसके बाद, लेकिन थोड़ा सा अगर आपसे ये कहूं कि पहले हम एक ब्रीफ सा एक जायजा ले लेते हैं कि वो उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज यहाँ से किया कि अमेरिका जो है वो एक गोल्डन एज में रह रहा है। मैं एक बहुत अच्छा सदर हूँ, मैं नोबेल पीस प्राइज जो है मुझे लोग कहते हैं कि मुझे मिल जाना चाहिए, और बाकी दुनिया को उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन अगर उसका क्रक्स निकालें तो ये कहा कि जी आई नो बेटर, ऑल ऑफ योर कंट्रीज आर गोइंग टू हेल्प। तो आप इसको कैसे जो है वो सम अप करेंगी जो कल उनकी स्पीच है और जो उन्होंने दुनिया को जिस तरीके से कल ट्रीट किया, दुनिया के ममालिक को? बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पीचेस दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम एनी स्टेट लीडर। और ट्रंप से तो खैर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग ऑन अ नॉन सीरियस नोट, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि वो किसी जॉब इंटरव्यू में है जहां वो अपने जो उन्होंने इंटरनली भी किया है और एक्सटर्नली भी किया है वो उसका पूरा जायजा ले रहे हैं कि जी आई एम वेरी फिट फॉर दिस जॉब। तो दूसरा ये है कि ऑन अ सीरियस नोट ये है कि ट्रंप साहब क्योंकि एक नॉन ट्रेडिशनल से प्रेसिडेंट हैं, तो उनका एक अपना एक स्टाइल है। तो उन्होंने जो बातें कल की वो चाहे यूरोप के मुतालिक हो या कहीं और बाकी दुनिया के ममालिक के, उन्होंने बहुत नेकेडली और बहुत एक अनएम्बिगुअस टर्म्स में जो इस वक्त अमेरिका की पॉलिसी है और जो उनकी फ्रस्ट्रेशंस हैं और जिस तरह वो समझते हैं कि हम दुनिया को बुली हमें करना चाहिए और हमारी दुनिया बुलिंग में क्यों नहीं आ रही, वो उन्होंने बहुत अनएम्बिगुअसली कल और अनअशेमेडली उन्होंने सामने रख दिया। यहां तक कि वो कहते हैं कि जी मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। किस बात का नोबेल, सॉरी टू से, पीस प्राइज मिलना चाहिए? इस बात का कि एक टेररिस्ट स्टेट को अमेरिका सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और एक जेनोसाइड जो इन क्लियर साइट ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है। कल उन्होंने बड़ी जज्बाती टच देने की कोशिश की कि जी वो हमास ने हमारे वो इनके इस्राएली हॉस्टेजेस रखे हुए हैं और उनके माँ बाप हैं और उन्हें उनसे उसी तरह मोहब्बत है। अरे भाई,
तो जो आपने लाखों फलस्तीनियों को, बच्चों को, माओं को, औरतों को, किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक के इंटरनेशनल एड ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं छोड़ा, उनको आप कह रहे हैं, उन्हीं को आप सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप पीस के ख्वाहा होते तो ये सबसे बड़ा इस वक्त मसला गाजा का है, वो हल हो चुका। लेकिन वो 7 जंगे गिनवाते हैं नगमाना साहिबा, वो बार बार कहते हैं मैंने 7 कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कराई दुनिया में। उन्हीं पे आ रहे हैं। देखिए जी, इसी तरह अगर वो यूक्रेन की वॉर खत्म करना चाहते, पहले तो कसूर ही अमेरिका के, उन्होंने स्टार्ट क्यों किया, वो एक अलग हिस्ट्री की बात है। अगर खत्म करना चाहते तो बिलियंस ऑफ ज़ेलेंस्की में तो कोई दम नहीं है, यूक्रेन में तो कोई दम नहीं है, उसे कौन सपोर्ट कर रहा है? उसे सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। यूरोपियंस बेचारे क्या करें, उन्होंने तो खुद अपना डोल आउट किया है डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी टू नेटो, तो वो आपके प्रेशर में आते हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन अब आपने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता यूरोपियन ममालिक, खास तौर पे जर्मनी है, फ्रांस है, बहुत ओपनली खुल के सामने आ रहे हैं। और अब जो आप देख रहे हैं कि 150 मुल्कों ने तकरीबन एक्सेप्ट किया है पैलेस्टाइन स्टेट को। ठीक है, वो एक मॉरल प्रेशर तो कम से कम डाल रहे हैं। सो एक डाइवर्जेंस ईयू में और अमेरिका में आ रही है, वो जो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। लेकिन ट्रंप साहब का जहां तक ये कहना है कि जी मैं अमन चाहता हूं और मैंने सारी जंगें बंद करवा दी हैं, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा उनका क्लेम है। उनके का सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो यूक्रेन ही है, और सबसे बड़ा टेस्ट बल्कि मैं तो कहूंगी गाजा है इस वक्त। अगर गाजा की जंगबंदी वो करवा सकते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत, गोइंग बैक टू द 67 बॉर्डर्स, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हमने खुद उन्हें पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, क्योंकि बिल्कुल हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ उसमें ट्रंप ने बहुत पॉजिटिव रोल किया। लेकिन ये कहना कि दुनिया की हर ताकत जो है वो जंग की तरफ जा रही है और जंग को फ्यूल कर रही है, आई एम द ओनली पर्सन जो जंग को फ्यूल नहीं कर रहा, तो दैट I think that's going a little too far. Too big a claim to make. और इसी तरह आप देखिए ना, कल जो उन्होंने मुस्लिम ममालिक और अरब लीडर्स के साथ बात की, बड़ा शोर मच रहा था कि जी वो एक रोड मैप देंगे, एक नया प्लान देंगे। अभी तो कोई डिक्लेरेशन नहीं आई, कोई इसके प्लान सामने नहीं आया। अच्छा, वो जो ममालिक के साथ बातचीत भी हुई है ना मैम, उसके अंदर जो कुछ खबरें आ रही हैं, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी आपसे बात करती हूँ, मगर इजाजत है मैं पहले जरा इजाज मलिक साहब से जो एक ओवरव्यू ले लूँ कल की जो ट्रंप साहब की तकरीर है। सर, आप जो है वो कैसे देख रहे हैं इस तकरीर को? अगर मैं कुछ इंटरनेशनल बड़े इंपॉर्टेंट जरीदे उनको कोट करके सवाल रख दूं आपके सामने, कि गार्डियन ने सर इस तकरीर के बाद ये कहा कि दुनिया को अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि अमेरिका से कम कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं मिल सकती। जो तकरीर आई है डोनाल्ड ट्रंप की, बीबीसी ने कहा कि 6 साल पहले यूएन की जो ऑडियंस थी ट्रंप की स्पीच पर हंस रही थी, कल पिन ड्रॉप साइलेंस था, समझ ही किसी को नहीं आई कि रिएक्ट कैसे करना है। सीएनएन ने तो सर बहुत ही सख्त लिखा, उन्होंने कहा जी कि वो एक रैंट थी कि मुझे सब पता है, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं, और ये जो दुनिया इस वक्त बहुत एक दहाने पर है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के पास। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जैसे एम्बेसडर साहबा ने कहा ना, वो एक जो पॉजिटिव चीज है वो तो ये है कि उन्होंने बड़ा कैंडिडली जो उनके दिल में था, या जो इस वक्त पॉलिसी कंटूर्स हैं व्हाइट हाउस की, वो उन्होंने अप फ्रंट दुनिया को बता दिया। उसके बाद कोई यानी शक की गुंजाइश नहीं रहना चाहिए कि उनके क्या पर्सपेक्टिव हैं यूक्रेन के बारे में, उनकी क्या पर्सपेक्टिव हैं गजा के या इजराइल के बारे में। तो अगर इससे पहले किसी को कोई उम्मीद थी तो वो मेरा ख्याल है अब इस रियल पॉलिटिक में और बिल्कुल जो है ना रियलिज्म के डोमेन में उसको हमें देखना चाहिए और उसके मुताबिक ही अपनी करेक्शंस अप्लाई करनी चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसका जिस भी थिएटर में या जिस एनवायरनमेंट में बात हो रही है। बाकी वो यकीनन उनको ये गुमान है, वो उनका पर्सनैलिटी मेकअप इस तरह का है और उनको ये गुमान है कि उनके पास वो स्ट्रेंथ्स हैं, उनके पास वो एनर्जीज हैं कि जिससे वो ना सिर्फ ये कि अमेरिका के अपने डोमेस्टिक इश्यूज को वो रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने कई बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स उन्होंने स्टेप्स भी लिए हैं
अमेरिका के अंदर भी, और बाहर तो बिल्कुल वो जो इंटरनेशनल एरेना में वो जिस तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी को मैनेज कर रहे हैं वो तो बड़ी विम्स पे है। यानी आप देखिए कल की स्पीच में वो मुल्कों को उन्होंने रगड़ा और इवन वो जो है लंदन के मेयर तक को नहीं उन्होंने छोड़ा कि यूएन के फ्लोर पे। और फिर सबसे बड़ी बात जो है वो यूएन के फ्लोर पे खड़े होके यूएन की एफिकेसी को वो जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। मैं यही कहने लगी सर, मुल्कों को क्या रगड़ा, जहां खड़े थे उस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने, उनके प्रॉम्प्टर से, उनकी लिफ्ट और से, नॉट रियलाइजिंग के जो है लोग, दुनिया सारी ये समझती है कि यूएन को के इनिशिएटिव्स को कर्व करना, यूएन को जो है बिल्कुल मार्जिनलाइज कर देना और सिलेक्टिवली इस्तेमाल करना जो अपने जो उनके दुनिया में इनिशिएटिव होते हैं, उसके अलावा वो उन सारी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ इसके लिए आप प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं बल्कि अमेरिका एज ए स्टेट पॉलिसी यूएन को इस तरह ट्रीट करते रहे, क्योंकि वो बाय चांस ये है कि वो अमेरिकन सरजमीन पे जिस तरीके से आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, यूएन की फंडिंग को ट्रंप साहब खुद भी आके कट कर रहे हैं, तो मतलब उस प्लेटफॉर्म से क्या वो गिले कर रहे हैं या उसकी एफिकेसी? एंड यू वेरी राइटली आर सेइंग कि खाली ट्रंप की बात नहीं है, ये तो जनरली भी एक बात हमेशा कही जाती है, अफादियत के ऊपर के रास्ते में सबसे बड़ा बैरियर अमेरिका की हमेशा पॉलिसी खुद रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो जी तो मैं ये समझता हूं कि ये इस जो दूसरी साइडलाइन मीटिंग्स भी हुई हैं उसमें भी ऐसा कोई बहुत जो है आउट ऑफ बॉक्स कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज हैं कि एक जेनोसाइड है, उसको रोकना सबसे अहम बात है। पहले उसको रोका जाए, वहां पे जो स्टारवेशन हो रही है उसके लिए रिलीफ सबसे बड़ा मसला है, बाद में उसकी रीस्ट्रक्चरिंग, रीहैब, वो तो सारी बात की बातें हैं ना। ये जो अभी मुतालबात इन्होंने 3 पेश किए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि जी वो वहाँ पे उनका जो उन्होंने एक थ्योरेटिकल एक जो रोड मैप दिया है, उसमें से एक बड़ी बात यह है कि अरब मुल्क जो है वो जिम्मेदारी लें उसकी रीहैब की, और वहाँ पे तो वो रीहैब और वो चीजें तो बाद में है ना, पहले वहाँ जो जेनोसाइड हो रही है ऑन डेली बेसिस, आर्ली बेसिस, जो बच्चे, खवातीन और जो मार्जिनलाइज्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी है, पहले उसको रोका जाए। लेकिन सर वही बात है, वो शायद जो अभी वही मैं कह रही थी, अभी नगमाना साहिबा से भी पूछती हूँ इस हवाले से, कि जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि कुछ मुसलमान ममालिक आके सिक्योरिटी की सिचुएशन का वहां पे जो है वो टेक ओवर कर लें ताकि इजरायली इनखला जो है वो मुमकिन हो सके। सो दैट इन प्रिंसिपल मीन्स के एंड ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग देयर। लेकिन इस पे बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा जो फलस्तीन के हवाले से उन्होंने बात की है, हमास के रोल के ऊपर उन्होंने बात की है, जो उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं उन ममालिक के हवाले से जो कि फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं जो कल अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे तकरीर हमने देखी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। नगमाना साहिबा, जो मैंने नुक्ता छोड़ा था ब्रेक पे जाने से पहले, थोड़ा सा उसी से आगाज कर लेते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के जो ऐलानात सामने आ रहे हैं, उस पर भी लगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो एतराज़ात हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो लोग तस्लीम कर रहे हैं ये बेसिकली हमास की पता है, और अगर किसी सूरत में भी यहाँ पर ये सारा मामला खत्म होता है तो उसी सूरत में होगा कि जो फलस्तीन की रियासत होगी उसमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा। इसको कैसे आप देख रही हैं? ये पॉसिबल भी है? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि ये तो मुस्लिम ममालिक भी बाकी कह सकते हैं और फलस्तीनी भी कह सकते हैं कि जी पीस उस वक्त तक होगी जब तक नेतन्याहू साहब का कोई ताल्लुक नहीं होगा, जो कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, अब वांटेड है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, तो उस वक्त तक तो पीस हम बात भी नहीं करेंगे। तो ये तो वो भी कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जहां तक उनका ये मतालबा है कि जी मुस्लिम ममालिक जो हैं वो यहाँ सारा इसको रीबिल्ड करें और अपनी फौजें भेजें, तो देखें ये सारा बिल्कुल, अभी एयर वाइस मार्शल साहब भी यही बता रहे थे
कि ये सारा कुछ तो उस वक्त आएगा कि जब पहले आप 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है उसको उस पे एग्री करें, और जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अनएम्बिगुअस टर्म्स में कहा है कि 2 रियासती हल जो है जिसमें एक कंटिगुअस टेरिटरी जो है वो पैलेस्टाइन स्टेट की हो, और जिसका परमानेंट जो कैपिटल है वो अल-कुद्स अल-शरीफ हो, और तो उसके बाद फिर आगे बात होगी ना। और जाहिर सी बात है कभी रीबिल्ड किसी चीज को अमेरिका ने तो नहीं किया सिवाय जापान के और यूरोप के, क्योंकि वो उनके पार्टनर्स थे बाकी दुनिया पे कब्जा करने के लिए। क्या इन्होंने अफगानिस्तान को रीबिल्ड किया? क्या कोई जो लीबिया को रीबिल्ड किया? कौन सा मुसलमान मुल्क है जो इन्होंने छोड़ दिया? इराक का क्या हाल कर दिया, सीरिया का क्या हाल कर दिया? गिराएं आप, तोड़ें आप, तबाही आप करें, पुरानी सिविलाइजेशनल चीजों को आप खराब करें, और उसके बाद आप मुसलमानों को कहें कि हाँ अब हमारी मर्जी के मुताबिक यहाँ तुम एक सारी हिस्ट्री उखाड़ के एक लॉस वेगस टाइप का रिजॉर्ट यहाँ खोल दें, और यहाँ के जो जो ऑयल है, जो मिनरल्स है, वो आप हमारे हवाले कर दें। देखिए अब तक तो यही हो रहा है। वो अपने पार्टनर्स को कह रहे हैं कि जी डेनमार्क हमारे हवाले कर दो क्योंकि रेयर अर्थ्स और मिनरल्स है वहां पे। यहाँ भी पाकिस्तान आते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट की किस चीज में बात करते हैं? वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात तो नहीं करते। वो तो कहते हैं कि जी अपनी माइंस एंड मिनरल्स जो है उधर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अफगानिस्तान इज द सेम थिंग अमंग अदर्स। तो ये जो उनकी विशफुल थिंकिंग है इसमें कोई लॉजिक होनी चाहिए, और ये सब कुछ पे डिस्कशन हो सकती है। दीज आर द पॉइंट्स जिस पे हम बातचीत कर सकते हैं, उनका कोई हल निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक के 1-2 रियासती हल और जो 1967 के बॉर्डर्स हैं और कंटिगुअस टेरिटरी ऑफ पैलेस्टाइन है, उस पे आप नहीं कंसेंसस करते, उसको नहीं अलाउ करते, तो फिर तो ये अगेन एक आइलैंड बन जाएगा, जिसको जब वो अच्छी तरह डेवलप हो जाएगा तो उधर भी आप देखेंगे कि कोने कोने और ईंटों में इजराइल के जासूस भरे हुए होंगे। तो इस तरह तो नहीं मुझे कोई हल इसका नजर आ रहा। लेकिन सबसे पहले तो 2 स्टेट हल निकले जिसको और पैलेस्टाइन को अपना राइटफुल परमानेंट प्लेस मिले यूनाइटेड नेशंस में, और उसके बाद फिर आप बात करें कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगी। अभी तो स्टेट नहीं तस्लीम कर रहे हैं आप उसको, तो रिकंस्ट्रक्शन की बात आप कहां से आ रहे हैं? आप अपने बेनिफिट की बात कर रहे हैं ना। हाँ, वो तो खैर आई थिंक नहीं कर रहे हैं। हाँ, दुनिया में वैसे भी इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि अमेरिका तो बिल्कुल ही अपने इंटरेस्ट को देखते हैं और बाकी किसी चीज को सिर्फ इन आइसोलेशन अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। सर आप कह रहे थे, मैं सिर्फ एक कॉमेंट करना चाह रही थी कि देखिए इट इज वेरी इजी टू से कि जी हमास को जो है वो इनाम मिल करना, या ये जो पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट करना हमास को एक्सेप्ट करने, वो इनाम देने के मुतरादिफ है। हाँ। तो देखिए आप जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला उस टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं जो इतना सख्त जेनोसाइड कर रहा है मुसलमानों का, तो आप क्या उसे हर बच्चे को मारने के लिए 1 बिलियन अवार्ड देते हैं? आप अपनी भी तो देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप उधर कह रहे हैं कि जी वो फंड कर रहे हैं यूक्रेन की वॉर को, चाइना यूक्रेन की वॉर को फंड कर रहा है, और इंडिया के वो और यूरोप के वो उनका तेल जो है वो खरीदते चले जा रहे हैं। तो देखें, यूरोप अगर तेल नहीं खरीदेगा रशिया से तो क्या करेगा? अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपनी इंडस्ट्री को वो बिल्कुल ही तबाह कर देगा। वो पहले रशिया वाली चीज की तरफ भी मैं आती हूँ, बिकॉज उन्होंने कल 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज भी इस्तेमाल किए प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने बात की, आई विल कम टू दैट। मैं जरा एजाज मलिक साहब से इसी के ऊपर कमेंट ले लूं कि सर ये जो बात अभी नगमाना साहिबा कर रही थी, यही कल फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ना हम मसला प्रोवाइड करते हैं इजराइल को, ना हम कोई सपोर्ट देते हैं उनको, ये तो अमेरिका देता है, तो अगर वहां जो जेनोसाइड है उसको कोई रोक सकता है तो वो अमेरिका खुद है। अच्छा, एक सांस में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो खुद को वो मुतालबा
करते हैं कि उनको अमन का नोबेल जो अवार्ड है वो मिल जाना चाहिए। दूसरी तरफ गजा वाली सिचुएशन, उसके बाद वो अफगानिस्तान को थ्रेटन कर रहे हैं आजकल कि बगराम एयरबेस वाला मसला रिजॉल्व ना हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उसी सांस में वो चाइना की न्यूक्लियर एसेट्स और उनके बारे में जो बातें करते हैं बड़ी खतरनाक किस्म की गुफ्तगू है। तो सर एक बंदा एक तरफ ये क्लेम कर रहा है कि उसको अमन का सबसे बड़ा इनाम मिल जाए, दूसरी तरफ उसके जो इरादे हैं वो भी वो दुनिया को बता रहा है खोलकर। हाउ डू यू लुक एट दिस? बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। हाँ। और जो है सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि और ये एक्चुअली मेरी इस बात को एम्बेसडर साहब इंडोर्स करेंगी कि ये बिल्कुल जो एनालिस्ट थे, जब वो जितने सीरियस जो एनालिस्ट थे वो सबका यही जो है ना बॉटम लाइन थी एनालिसिस का कि नेक्स्ट 4 years आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टर्बुलेंट विद न्यू प्रेसिडेंट इन व्हाइट हाउस। और वो हमने देख लिया है कि वो वाकई उसी तरह चीजें हो रही हैं कि डेली बेसिस पे नए बयानात और फिर नए इनिशिएटिव। वो देखे ना, अभी कल की बात है ना, वो पनामा के ऊपर जो स्टांस था या ग्रीनलैंड के ऊपर जो स्टांस था, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे वो जो उनका वो जो है ओरिजिनल जहां से उनका राइज हुआ, कि जिस तरह वो मैनहट्टन को वो देखते थे ना, एक उसकी स्काईलाइन को विजुलाइज करते थे कि वहां पे प्रॉपर्टीज एक्वायर करके उनको रीबिल्ड करके नई एक वहां पे सिटीस्केप बना के क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और उसके लिए वो जिस तरह अपनी एफर्ट्स करते थे, वो बड़ी उसके ऊपर किताबें भी हैं और मूवीज भी बनी हुई। तो वो दुनिया को भी उसी तरह ही देख रहे हैं जी, और दुनिया को भी उसी तरह डील करते हैं, जिसमें दुनिया को ये भी बताया उन्होंने कल दुनिया को ऑन अ लाइटर नोट, वैसे लेकिन उन्होंने बताया क्या लाइटर नोट क्या है कि सब लोग जो है वो जहन्नुम में जाएंगे, वो गोइंग टू हेल दो ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और उसके मल्टीपल रीजंस बताए, इमिग्रेशन का फैक्टर बताया। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है सर उन्होंने, अगर आपने देखा हो तो कल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सारी दुनिया एक और बात करी और एक शख्स ये कह रहा है कि ये कौन जॉब है क्लाइमेट चेंज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, तो कहीं दुनिया सारी गलत तो नहीं है, शायद उनको कुछ नया पता लग गया हो। नहीं देखिए, इन्होंने तो ये तो क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज ये मेरा बड़ा पैशन है इसमें। हाँ। तो इसमें देखिए, वो अगर आपको याद हो तो वो पेरिस जो अकॉर्ड थी क्लाइमेट चेंज पे, वो उससे लास्ट टेन्योर में उसको भी उन्होंने रेटिफाई नहीं किया था। हाँ। जबकि अगर कार्बन फुटप्रिंट देखें और ये सारी जो अवेयरनेस है, ये सारी डेवलप्ड वर्ल्ड से ही आई है ना, कि जो ग्लोबल वार्मिंग क्या है। लेकिन सर वो कह रहे हैं स्कैम है, उन्होंने कहा ग्रीन एनर्जी और ये सारा कुछ तो एक स्कैम है। हमारे जैसे ममालिक से पूछें जो अफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, वो एक और कहानी है, लेकिन वो कहते हैं कि ये स्कैम है। तो बस जी वो एक वो समझते हैं कि वो उनको वो अपने आप को जो है वो समझते हैं कि अल्लाह ने उनको रिसोर्सेज दिए हैं या अल्लाह ने उनको अपॉर्चुनिटी दी है, तो वो अब वो दुनिया को नए सिरे से जो है ना वो रिफॉर्म करना चाह रहे हैं। लेकिन जाहिर है दुनिया जो है वो अब वो उस तरह नहीं है। देखें, एक्चुअली जो हमेशा जो हिस्ट्री है वो जब भी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर्स आए हैं वो जंगों के बाद आए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और फिर कोल्ड वॉर के बाद जो है जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया वो उसके आर्किटेक्ट जो है वो अमेरिकन थिंकर ही थे। लेकिन अब जो रियलिटी है वो ये समझ रहे हैं कि शायद अभी भी वही 90s में हम रह रहे हैं। हाँ। लेकिन दुनिया बड़ी तेजी से बदल चुकी है। बिल्कुल सर, मुझे हलीफ है, आप देखें P5 कंट्रीज जो हैं वो इनके साथ बिल्कुल डाइवर्जेंट कोर्स पे हैं। यूके, फ्रांस को आप देख लें, और फिर और दूसरे ममालिक के क्या व्यू पॉइंट्स हैं। बिल्कुल सर, इस पे बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मेरे ख्याल नगमाना साहिबा भी इस क्लाइमेट चेंज वाले इशू पे कुछ ऐड करना चाहती थी। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके जो है ये कुछ और भी गुफ्तगू की है उन्होंने, उस पर भी बात करेंगे, इस इशू पर भी मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो गया अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर, बहुत नज़रें और बहुत अटेंशन थी उसके ऊपर, तो कुछ एस्पेक्ट्स पे जो है वो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नगमाना साहिबा, आई थिंक वो जो क्लाइमेट चेंज वाली बात हो रही थी, आप उस पर कुछ ऐड करना चाह रही थी, अगर आप ब्रीफली कमेंट कर दें फिर मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। जी हाँ जी, जस्ट क्विकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक बहुत पुरानी पॉलिसी रही है कि क्लाइमेट डिनायर्स की। इसमें सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे एल गौर साहब, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, जो बहुत पैशनेट थे क्लाइमेट चेंज के बारे में और ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो वो आपने देखा कि उनको किस तरह हरा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल और इस तरह की लॉबी अमेरिका की बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वो बेसिकली दो उसके मेरे नजदीक, आई कुड बी रॉन्ग, दो वजूहात हैं। एक तो उनकी लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरा ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी है, जो अब इस दुनिया का फ्यूचर है, अगर इसने सरवाइव करना है तो वो अब सारी जो है वो टेक्नोलॉजी चीन के पास बहुत ज्यादा है और अमेरिका काफी पीछे रह गया है उस टेक्नोलॉजी में। और अब तो चीन ये ट्रंप साहब का जो एक पेपर टाइगर सो टू से उन्होंने अपने इनको बनाया हुआ है टैरिफ्स को, वो तो फेल हो रहा है। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट दुनिया में कम और अमेरिका में ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल। और थोड़ा सा मुझे ये बहुत शक है कि शायद ट्रंप साहब पता नहीं अब मिड टर्म इलेक्शंस 2027 में सरवाइव कर भी पाते हैं या नहीं। और उनकी जो ये ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन है ये बिकॉज देयर इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हिज पॉलिसीज विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा एजाज साहब, आप जो ये नगमाना साहिबा ने जो तज्जिया किया कि चाइना रशिया उतना सीरियसली नहीं लेते, आई थिंक वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करी, उन्होंने सर्व किया हुआ है इन ममालिक में, आप अग्री करते हैं इस बात से? आपके ख्याल में नहीं सीरियसली लेते या जो गुफ्तगू की गई है उससे सम हेड्स आर गोइंग टू रोल और इसका कोई ऑफेंस लिया जा सकता है इंटरनेशनली? नहीं, देखिए आपको पता ही है चाइना जो है ना वो उनका जो फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं उसमें एग्रेशन तो होती नहीं है। वो बड़े धीमे अंदाज में लेकिन श्योरली अपने जो है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को वो परसू करते हैं। और इस वक्त जो है रशिया को और चाइना को ये पता है कि अल्टीमेटली जो पावर सेंटर्स जो हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। चाइना ने अपनी इकोनॉमिक माइट के जरिए, अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारी स्पेस जो है वो चाइना ने एक्वायर कर ली है। चाइना ने डोमिनेशन एक्वायर कर ली है। अब सिर्फ ये है कि अगले फेज में मैं समझता हूँ कि चाइना अपने जो है मिलिट्री मसल को, पावर प्रोजेक्शन को, जिसका वेयर विदॉल वो डेवलप कर रहे हैं, अब चाइना उसको जब अच्छी तरह से वो उसको प्रोजेक्ट करने में की पोजीशन में होगा तो दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और इसलिए मेरा ख्याल है वो फॉर द टाइमिंग अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा सर, तो मेरे पास थोड़ा सा वक्त लिमिटेड है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आप दोनों से इस पे एक ब्रीफ कमेंट ले लूं। आप ये देखेंगे जी इजाज़त, मैं कहती हूं अगर एक और इशू है जी आप मुकम्मल जी, वो ये कि चाइना या जो है ना रशिया का वो जो है ना हिस्ट्री नहीं है कि वो ट्विटर के ऊपर जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी मैनेज करें। वो इस तरह के अब्रप्ट जो चीजों के जवाब ही नहीं देते। अच्छा क्विकली सर, आखिर में ये कह दीजिएगा कि ओवरऑल जितना कुछ अभी हुआ है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, साइड लाइंस के ऊपर भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, दुनिया में जिन कॉन्फ्लिक्ट्स की हमने बात की है, कुछ इश्यूज को हमने टच करने की कोशिश की है, कोई प्रैक्टिकल चीज आपको लगता है कि इसके बाद हो जाएगी या अभी फिलहाल वो कल खुद वो क्यूज करके गए यूएन को वही मामला होगा? क्या अभी फिलहाल ये बातें ही हैं? नहीं, देखिए सबसे पहली जो है ना किसी भी चीज की रेजोल्यूशन की स्टेज ये होती है कि अगर उसको प्रॉब्लम समझा जाए तो मेरा ख्याल है वो स्टेज कम से कम इस वक्त जो है वो आ गई है, जहाँ पे बड़े मुल्कों ने तस्लीम किया है ये जो पैलेस्टीनियन स्टेट को। और अब मेरा ख्याल है नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है वो सऊदी लेड जो अरब ब्लॉक है उसको चाहिए
कि वो इसके ऊपर अपना एक जो है बिल्कुल अपराइट इसके ऊपर एक डिसीजन करें, और फिर बाकी लोग जो है वो उस प्रेशर के साथ जब एक स्नोबॉल इफेक्ट आएगा तो यकीनन इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन इन ड्यू कोर्स इससे बेहतरी की जो है उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल, आप भी अग्री करती हैं नगमाना साहिबा के चलें एक फर्स्ट स्टेप है बहुत सारी चीजों को लेकर, कोई बेहतरी हम तवक्को रखें? आने वाले दिन आई थिंक बताएंगे। ओआईसी का भी इजलास अभी होगा यूएन की साइडलाइंस पे, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। लेकिन मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि जो ट्रंप साहब की मुलाकात हुई है मुस्लिम सरबराहाने ममलकत से, उसका क्या उस नतीजा क्या सामने आता है, कोई रिटन कम्युनिकेशन आती है नहीं आती, तो उसको देख के ही फिर आगे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आई थिंक जो जिस तरह ट्रंप साहब ने बात की है, 3 पॉइंट्स पेश किए हैं, लगता है कि कोई ना कोई तो है चीज उनके जहन में जो वो सामने फाइनली लाएंगे, या कोई प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, फिर उस पे देखते हैं कि किस किस्म का बाकी जो होता है। जी बिल्कुल, मेरे पास वक्त हो गया मैम, वरना इस पे हम जरूर हम जरूर बात करते हैं। बट आपने दुरुस्त कहा कि दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है, अगर उसके अंदर कोई पेशरफ्त होगी तभी पता चलेगा कामयाबी हुई कि। बहुत शुक्रिया आपका नगमाना हाशमी साहिबा, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल्सो व्यूअर्स न्यूज टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।